नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और युद्ध के मैदान से सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस्लामाबाद वो केंद्र जहां पर अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर थे, जहां से उम्मीद ये थी कि युद्ध को रोकने की दिशा में क्या कोई सकारात्मक पॉजिटिव खबर निकलकर आती है, तो बेनतीजा रही है ये बातचीत। फेल हो गई है बातचीत और इसे लेकर अब दुनिया में नए सिरे से चिंता का दौर शुरू हो गया है। क्योंकि याद करिए, जिस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, महायुद्ध दुनिया ने उस समय भी देखा, लेकिन उस युद्ध का इंपैक्ट दुनिया पर उस तरह से नहीं पड़ा जैसे इस युद्ध का पड़ा है। आपके हमारे घरों में किचन तक इस युद्ध की आंच पहुंची है और इसीलिए निगाहें इस बात पर थी कि अगर बातचीत की टेबल पर दो पक्ष बैठे हैं तो क्या वहां से कुछ पॉजिटिव निकलकर आता है। लेकिन यह वार्ता विफल होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी भरा पोस्ट किया है। ट्रंप ने ईरान की घेराबंदी, हॉर्मुज पर नियंत्रण और आर्थिक नाकेबंदी की धमकी दी है। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने बातचीत विफल होने के बाद कहा कि ये हमसे ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब ईरान पर फिर बड़ा हमला करेगा? क्योंकि 2 दिन पाकिस्तान में औपचारिक बातचीत शुरू होने से पहले ट्रंप ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमारे युद्धपोत और जहाज अब बेहतरीन हथियारों से लोड हैं, एक भी सैनिक वापस नहीं लौटा है और जंगी जहाजों की जंगी बेड़ों की तैनाती उसी जगह पर है जहां वो पहले मौजूद थे। 1 इंच उन्हें हिलाया नहीं गया है। तो क्या अमेरिका ईरान पर अब फिर हमला करेगा? इस पर हम सीधे जानकारी के लिए न्यूज रूम चलते हैं। हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजीव, देखिए, इस्लामाबाद पर निगाहें थी, हालांकि 3 पक्ष थे। इजराइल को भी बैठना था बातचीत के लिए, लेकिन पाकिस्तान जो कि इजराइल के अस्तित्व को ही नहीं मानता, और ऐसे में जब इजराइल ही इस बातचीत में नहीं जुड़ा है तो कैसे पहले दौर की बातचीत में कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि कुछ फ्रूटफुल निकल कर आएगा, कुछ महत्वपूर्ण निकल कर आएगा? तो क्या यह बातचीत सिर्फ एक दिखावा मात्र थी, एक झांसा था, एक एलाबाई थी, या वाकई इंटेंट इतने स्ट्रांग थे कि हां, युद्ध रोकना है, सकारात्मक कदम उठाने हैं? देखिए, बहुत प्लेयर इस तरह के थे कि जो नहीं चाहते थे कि बातचीत सफल हो। आपने इजराइल का जिक्र किया, बिल्कुल सही कहा। बिना इजराइल के कैसे संभव था कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था? तो जब तक आप इजराइल के प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कीजिएगा, तब तक ये वार्ता कैसे सफल हो सकती थी? और अगर ये वार्ता सफल हो जाता तो क्या खाड़ी देश जो है, जो इसके बाद जो ईरान का वर्चस्व जो एक बड़ा होता जो है दिखता, क्या उसे स्वीकार कर लेते? बिल्कुल नहीं स्वीकार करते। और सबसे बड़ी बात, जो ट्रंप भी जो बात कर रहे हैं, ये जो ट्रंप धमकी दे रहे हैं बार बार, शुरू से लेकर आप देखिएगा 28 फरवरी से करीब 250 दफा धमकी दे चुके। ये धमकी से ज्यादा दबाव लगता है। लेकिन दूसरी ओर यह भी देखिए कि जो अमेरिका की जो सेना है, जो फारस की खाड़ी बात करें, ओमान की खाड़ी बात करें, वहां पूरी तरह तैयार है। अमेरिका ने जिस तरह से वीडियो जारी किया है, उससे साफ लगता है कि जो उसके वेपन सिस्टम में फिर से रिलोड किए जा रहे हैं। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर और कई सारे युद्धपोत है, मैरीन कमांडो है। तो अमेरिका की पूरी तैयारी है और जो ट्रंप की अगर चली तो फिर से वो दोबारा जो ईरान पर जो है कहते हैं भीषण हमला करेंगे और जिसका नतीजा जो है पूरी दुनिया एक बार फिर से देखेगी। बिल्कुल। लौटती हूं राजीव आपके पास। 3 बड़े बिंदु हैं, देखिए, जहां पर बातचीत बेनतीजा रही। पहला पॉइंट, परमाणु कार्यक्रम, जिसको लेकर अमेरिका ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह ईरान को रोकना पड़ेगा। ईरान इसे अपने संप्रभुता, अपने देश की सुरक्षा का सवाल बता रहा है। दूसरा बड़ा बिंदु, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, जिस पर ईरान ने अपनी सहमति अभी भी जताई रखी कि वो कंट्रोल में रहेगा, इस पर भी अमेरिका की आपत्ति रही। तो अब यहां पर आप देखिए कि कितनी बड़ी समस्या। और तीसरा बिंदु लेबनान को लेकर था कि लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले रोके इजरायल। और इन 3 मुख्य बिंदुओं पर बातचीत में कुछ सकारात्मक नहीं हो पाया। मेरे साथ इस वक्त गेस्ट पैनल में अलग अलग जगहों से मेहमान जुड़ रहे हैं, आपका परिचय भी उनसे करा दें। पाकिस्तान से इस वक्त जर्नलिस्ट आरजू काजमी हमारे साथ मौजूद हैं, बाकी गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आरजू, आपका ही रुख करूंगी मैं। देखिए, बार बार सवाल इस बात का उठ रहा है कि पाकिस्तान ने बातचीत की टेबल तो सजा ली, लेकिन जब इजराइल ही उस बातचीत में नहीं है तो किस नजर से फिर इस बातचीत को देखा जाए? इजराइल के बिना, क्योंकि वॉर तो मेन इजराइल और ईरान की थी ना, अमेरिका इजराइल के साथ जुड़ गया, लेकिन जब इजराइल ही बातचीत की टेबल पर नहीं आएगा मैम, तो फिर इस बातचीत का उद्देश्य क्या था? देखिए, इजराइल के साथ तो जिस तरह के टर्म्स हैं पाकिस्तान के, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। वैसे तो मैं और मेरे जैसे कई दूसरे पाकिस्तानी ये चाहते थे कि इजराइल भी यहाँ पर हो, और अगर नेतन्याहू से हमें कोई प्रॉब्लम है तो उनके ऑफिशियल्स में से किसी को बुला लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और उसके बाद ईरान और अमेरिका यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन आपने जैसा देखा कि दोनों के बीच में किसी भी बात के ऊपर एग्रीमेंट नहीं हो सका है।
और आज सुबह को जो जेडी वेंस हैं वो भी वापस चले गए हैं, और लग यही रहा है कि जो सीज फायर कराया गया था 2 वीक्स के लिए, शायद उससे पहले ही दोबारा से एक दूसरे के ऊपर अटैक शुरू हो जाए। तो यहाँ पर जाहिर है जब थर्ड प्लेयर ही नहीं था तो रिजल्ट क्या निकलना था। लेकिन फिर भी अगर अमेरिका ही समझता था कि वो इजराइल की तरफ से बात कर सकता है, लेकिन वो आपने देखा कि जो पीस टॉक थी वो एक तरह से फेल हो गई है। जी, हमारे साथ अमेरिका से इस वक्त अजय भूटिया साहब भी हैं, कर्नल टीपी त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हुदा जरीवाला को भी आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। हुदा जरीवाला, आपसे एक रिएक्शन लूंगी, क्या लग रहा है आपको, किस दिशा में कुछ निकल कर आया इस कॉन्वर्सेशन से? क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, जहां तक अमेरिका और बाय दैट लॉजिक इजराइल का सवाल है, तो उनसे तो हम किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रख सकते। पहले भी वो अपनी बातचीत से पीछे हटे हैं, पहले भी उनकी कोई बातचीत की क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। जहां तक इस टॉक्स का सवाल था, तो उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अपनी ये जो वॉर एक्टिविटीज है, जो वॉर क्राइम्स रादर आई वुड से हैं, उसको वो खत्म कर दे। लेकिन ट्रंप अपनी ईगो से बाज आने वाले हैं नहीं। इजराइल लेबनान पे सिविलियंस पे, इनोसेंट सिविलियंस पे अटैक करना बंद नहीं करना चाहता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन जरूर रहा जिसपे अब ईरान अपना कंट्रोल चाहता है, एंड राइटली सो, क्योंकि ईरान और ओमान की वो जो बॉर्डर लगती है उन इंटरनेशनल वाटर्स पे, तो कहीं ना कहीं उनका पॉइंट सही है कि आज हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना कंट्रोल छोड़ देंगे तो कल को हमारे ऊपर सारी की सारी ये नेवल एक्टिविटीज हैं जो जाहिर सी बात है कंट्री की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे कंसर्न हो सकती हैं। जहां तक, क्योंकि मैं सऊदी अरेबिया से आपके साथ जुड़ रही हूँ, तो जहां तक मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का सवाल है, तो अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी थी, ट्रंप के ऊपर जो भरोसा था, वो पूरी की पूरी तौर पर खत्म हो चुका है। सो मच सो कि आपने देखा था ट्रंप किस तरीके से MBS पे, मोहम्मद बिन सलमान पे भी कितनी अभद्र भाषा वो इस्तेमाल करके उनके खिलाफ क्या उन्होंने वो लाइन बोली थी जिसपे MBS पे वो एयरक्राफ्ट का पिक्चर डाला था और कहा था कि तुम्हारे एयरक्राफ्ट यहाँ पे इस तरह से ईरान डिस्ट्रॉय कर रहा है। एंड ऑब्वियसली अब जो फर्दर डिफेंस टॉक्स है वो रशिया के साथ होल्ड कर रहा है। जो पूरा का पूरा यहाँ पे जो पेट्रो डॉलर्स है वो आते थे। ठीक है मैम, लौटती हूँ आपके पास। हुदा जरीवाला, जो बात यहाँ पर जिन पॉइंट्स को हुदा जरीवाला हाईलाइट कर रही हैं, मतीन हैदर साहब आपसे ये सवाल है सर मेरा, पाकिस्तान के मंत्री ये पोस्ट लिखते हैं जिसमें वो कैंसर ग्रस्त स्टेट बताते हैं इजराइल को बातचीत से इमीडिएट पहले, और इसीलिए सर इंटेंट पर सवाल उठता है कि जब आप मंत्री, अगर सरकार के मंत्री, पाकिस्तान सरकार के मंत्री अगर इजराइल को इस तरह से एड्रेस कर रहे हैं जस्ट बिफोर टॉक्स, इसका मतलब इंटेंट क्लियर है। और कैसे मान लिया जाए फिर कि तीसरे पक्ष को साथ बिठाए बिना यह बातचीत सफल हो सकती है? रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है, बातचीत बेनतीजा रही। जी बिल्कुल, बातचीत के दरवाजे बंद तो अभी भी नहीं हुए, और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार ने जो शॉर्ट स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद दोनों तेहरान और वाशिंगटन से दरख्वास्त करता है कि वो सीज फायर को कम अज़ कम बरकरार रखें, और दोनों तेहरान और वाशिंगटन के साथ पाकिस्तान के रास्ते जारी रहेंगे ताकि दोबारा बातचीत के दरवाजे खुल सकें। तो इसका मतलब है कि अभी तमाम तर चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। बिल्कुल मैं तमाम गुफ्तगू सुन रहा था, जिस तरह आपने भी बताया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ईरानी जोहरी प्रोग्राम है, लेबनान में सीज फायर है, इसी तरह ईरान के ऊपर से मौशी पाबंदियाँ उठाने का मामला है। ये वो तमाम तर मामला थे, मुतनाज़ तरफ मामला, कंटेशियस इशूज़ थे जिनके ऊपर हतमी तौर पे, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि 21 घंटे तक मुज़ाकरात के 3 दौर चले इस्लामाबाद में, और पूरी कोशिश की गई। और अभी जो हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने सिर्फ इन टॉक्स को फैसिलिटेट किया, असल पार्टी अमेरिका और ईरान थी। जहाँ तक आपने इजराइल की बात की, इजराइल का बीच में शामिल होना या ना होना ये मानी नहीं रखता, क्योंकि इजराइल के बिहाफ पे अमेरिका बातचीत कर रहा था। तो ऑलरेडी इजराइल इज ऑन बोर्ड वाया वाशिंगटन, और उनको बता दिया गया था, उनके नुकात सुन दिए गए थे, उनके तमाम तर चीजें इजराइल की सुन दी गई थी। ठीक है, आपने बड़ा पॉइंट हाईलाइट किया सर, और इसीलिए देखिए इस वक्त ईरान से, यूएसए से, और जो बातचीत इस वक्त हम कर रहे हैं पाकिस्तान से, इन सभी वॉइसेस को एनडीटीवी इंडिया पर आप लाइव सुन रहे हैं, और हमारी कोशिश भी यही है कि बातचीत से क्या निकल कर आया है उसको बेहतर तरीके से आपके सामने विश्लेषण उसका करें, डिकोड आपके लिए करें। और इसीलिए इस पर मैं रिएक्शन जरूर यहां पर लेना चाहूंगी ईरान से, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमएच सूरत वाला जी, ये सवाल आपसे है सर,
जिस समय पाकिस्तान से मतीन हैदर साहब ये कह रहे हैं कि इजराइल का होना उतने मायने नहीं रखता क्योंकि अमेरिका उसके बिहाफ पर बात कर रहा है, आप अग्री करते हैं सर इस बात से? जी, मैं इससे भी अग्री करता हूं, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि इसराइल अगर अमेरिका का उसको सपोर्ट ना हो और अमेरिका के वेंटिलेटर इसराइल के साथ कनेक्टेड ना हो तो इसराइल किसी भी तरह से ईरान के मुकाबले में खड़ा भी नहीं हो सकता है। हमने पिछले 40 दिन की जंग में भी और 12 दिन की जंग में भी ये देखा है। ये अमेरिका है कि जो इसराइल का सपोर्ट भी करता है और इसराइल को ऑक्सीजन और एक तरह से वेंटिलेटर फराहम कर रहा है। अमेरिका है कि जिसकी वजह से ये पूरे हालात खराब हुए हैं। इसी वजह से ईरान पहले से ये कह चुका था, जिस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद नहीं हुए थे, उन्होंने अपने बयान में कहा था कि अगर इसराइल की तरफ से एक हमला भी हम पर होता है तो हम अमेरिका को टारगेट करेंगे, क्योंकि उनका ये मानना था और ईरानियों का ये मानना है कि अमेरिका की मर्जी के बगैर, अमेरिका के इशारे के बगैर इसराइल कुछ नहीं कर सकता है। लिहाजा अमेरिका जो भी कर रहा है वो इसराइल की तरफ से कर रहा है, इसराइल के लिए कर रहा है। इसीलिए आज वेस्टर्न मीडिया में एक टर्मिनोलॉजी बहुत यूज हो रही है, अगर आपने भी देखा हो ट्विटर पर और दूसरी जगहों पर, और वो ये कि अब अमेरिका ये लगने लगा है कि इसराइल का प्रॉक्सी बन गया है। और ये टॉक भी अगर अपने नतीजे पर नहीं पहुंची है तो इसके नतीजे में ना पहुंचने में वही तमाम बातों को आपका ऑडियो मुझ तक ठीक से नहीं पहुंच रहा है मिस्टर सूरत वाला, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है सर मुझे। हालांकि आपकी बात जितना मैं समझ पाई हूं उसमें आपने अमेरिका कैसे प्रॉक्सी बन गया इजराइल के लिए, इस बात का जब आप जिक्र कर रहे हैं तो अजय जी ये सवाल आपसे है सर। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है सर, और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये बता रही है कि कैसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप साहब और उनका जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट, उन्होंने बकायदा प्रेजेंटेशन दिया कि ईरान इस समय कमजोर है, घर के भीतर विद्रोह का सामना कर रहा है और ऐसे वक्त पे हमला करना सटीक होगा और हॉर्मुज स्ट्रेट को भी ईरान बंद नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कमजोर हैं। और उन्होंने कन्विंस कर लिया ट्रंप साहब को कि आप अटैक में शामिल होइए, ईरान पर अटैक करिए। लेकिन क्या उनकी बातों में आ गए? और आज स्थिति ये है कि कह रहे थे कि पहले ही दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा या एक हफ्ते के अंदर फैसला हो जाएगा। सर 40 दिन लंबा ये वॉर खिंच गया है और ईरान को जिस तरह से आप झुकाने की बात कर रहे थे उस तरह से अमेरिका नहीं झुका पाया है, ये दिखाई दे रहा है जमीन पर। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये अमेरिका का वार ही नहीं था, ये इजराइल का वार है। और इसमें अमेरिका को, जैसे आपने कहा कि उसको प्रेजेंटेशन दे के ट्रंप को बोला कि हमें उनके खामेनी की पोजीशन मिल गई, हम उनको टेक आउट कर रहे हैं। ट्रंप ने सोचा कि मुझे इसकी क्रेडिट मिलेगा और आई विल बी क्विक इन एंड क्विक आउट। बट ट्रंप इस वार में गया था रिजीम चेंज करने के लिए। ट्रंप इस वार में गया था कि क्विक क्या बोलते हैं कि ऑयल के ऊपर कंट्रोल करेंगे और हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल करेंगे। उसमें सब चीज़ों में फेल हो गया। $40 बिलियन स्पेंड कर दिया। पेंटागन को अभी $200 बिलियन और चाहिए कांग्रेस से। कांग्रेस ने इस वार को ऑथराइज नहीं किया था। और ये वार इजराइल के लिए अमेरिका लड़ रहा है, ना कि अमेरिका का वार है ईरान के साथ में डायरेक्टली। और अब इस ये होने के साथ में अमेरिका फर्स्ट और चॉइस ऑफ द वार, जो अब अमेरिका अलोन हो गया, यूरोपियन अलाइज ने अमेरिका को साथ में नहीं दे रहे हैं इस वार में। और अब जिस देश के साथ में वो पाकिस्तान में डील करने गया है, जिस कंट्री इजराइल जो थर्ड पार्टनर है, उसको अकेला छोड़ के इजराइल तो बात मानेगा ही नहीं अमेरिका की कि भाई वो बंद करना चाहता है कि नहीं चाहता है इस वार को। तो इस वार में आई थिंक ट्रंप जो है, अभी डोमेस्टिक जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें भी अब ट्रंप को दिख रहा है कि मिड टर्म में इसको इम्पैक्ट होने वाला है बड़ा। लौटती हूं सर, एक बड़ी न्यूज आ रही है मेरे पास, वो ब्रेकिंग अपने दर्शकों को दे दूं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा स्टेटमेंट आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ईरान को यूरेनियम सौंपना ही होगा, समझौते से नहीं दिया तो फिर हम दूसरे तरीके अपनाएंगे। नेतन्याहू इस दौरान एक नक्शा भी दिखाते हैं और कहा कि ईरान और एक्सेस पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। तो ये बड़ा बयान आपको बेंजामिन नेतन्याहू का बता रहे हैं, जहां पर परमाणु प्रोग्राम को लेकर उन्होंने बड़े साफ गोई के साथ और बड़े कड़े शब्दों में कहा कि यूरेनियम सौंपना होगा। और थोड़ी देर पहले जो आपको मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जिसकी वजह से बातचीत बेनतीजा हुई, उसमें सबसे पहले बिंदु पर यही ईरान का परमाणु प्रोग्राम आता है और दूसरे नंबर पर हॉर्मुज स्ट्रेट आता है। ये बेंजामिन नेतन्याहू जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने बकायदा ये नक्शा दिखाया जिसमें आप देख रहे हैं इस वक्त ईरान, इराक, सीरिया और यमन को उन्होंने हाईलाइट किया है। और ईरान के साथ जो लगता हुआ क्षेत्र है इराक और सीरिया का, इस पूरे जोन को उन्होंने हाईलाइट किया है और इस दौरान ये कहा है कि ये पूरा क्षेत्र खतरे में है ईरान की वजह से और इसीलिए ईरान को परमाणु
प्रोग्राम को खत्म करना होगा और जो संवर्धित यूरेनियम उनके पास है वो सौंपना ही होगा। तो पॉइंट वाइज पॉइंट आप ये समझिए कि ये बातचीत क्यों बेनतीजा हुई। इसमें सबसे पहले बिंदु पर परमाणु संवर्धन आता है। यूरेनियम को लेकर जो चिंता इजराइल ने और अमेरिका ने जताई, उसमें पहले पॉइंट पर परमाणु संवर्धन की बात उन्होंने की कि ये खतरा है देश के लिए भी, इजराइल के लिए और दुनिया के लिए भी। और ईरान इस पॉइंट पर यह मानता है कि यह उनकी अपनी संप्रभुता का विषय है और अमेरिका कौन है उन्हें परमाणु संवर्धन से रोकने वाला। दूसरा बिंदु हॉर्मुज स्ट्रेट, पूरी दुनिया की आर्थिक नब्ज जहां से ऑयल और गैसेस की सप्लाई होती है। 160 जहाज जहां से रोजाना गुजरते हैं और स्थिति यह हो गई है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर जिस 33 किलोमीटर के रूट पर ईरान का कब्जा है, हालांकि ये इंटरनेशनल वाटर है, लेकिन इसे ईरान ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिसकी वजह से सप्लाईज नहीं हो पा रही। और यहां पर यह विषय अमेरिका के लिए भी दुखती रग बन गया है क्योंकि पूरी दुनिया ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका इंपैक्ट पड़ा है। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय हिजबुल्लाह पर जिस तरह से हमले कर रहा है इजराइल, उसे लेकर ईरान का यह कहना है कि लेबनान भी इस इस्लामाबाद टॉक्स में शामिल है और वहां पर भी आपको हमले रोकने होंगे, हिजबुल्लाह पर अटैक्स रोकने होंगे। और इसी पर बात करने के लिए जो सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए, कर्नल टीपी त्यागी सर, आपने अभी तक इस पूरे कॉन्वर्सेशन को, इस बातचीत को जिस दिशा में जाते हुए देखा है, बेनतीजा रही बातचीत और ये पॉइंट्स तो सर पहले से ही पता थे जिन पर बात अटकी है फाइनली। अब बातचीत में आगे सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में क्या आता है ये देखना होगा, लेकिन इस बातचीत के बेनतीजा होने के इमीडिएट बाद जो बयान आते हैं उसमें ट्रंप ये कह देते हैं कि ट्रंप कार्ड चलेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते हैं कि हम और तेज हमले करेंगे। तो सर युद्ध रुक जाएगा, ऐसी तो कोई तस्वीर अभी दिखाई नहीं दे रही। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, युद्ध रुकने की कोई सूरत नजर नहीं आती। अमेरिका ने जो कुछ कहा, मैं दरअसल में ये जो जरीवाला जी जो है इनके बयान का जिक्र करना चाहता हूँ। ये कह रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर ईरान का जो कंट्रोल है वो जायज है, ठीक है, फिर मलक्का ऑफ स्टेट में भी हो जाना चाहिए, जिब्राल्टर स्टेट में भी हो जाना चाहिए, बाबल मंडेब में भी हो जाना चाहिए। यानी कि दुनिया में 1 दर्जन से ज्यादा स्टेट हैं। अगर सब जगह जो नेचुरल वाटर वे है उनके ऊपर कोई ना कोई कब्जा कर लेगा और सब जगह टोल टैक्स वसूला जाएगा तो फिर दुनिया की हालत क्या होगी। मैं एक नई डायमेंशन ऐड करना चाहता हूँ। अमेरिका और ईरान जो कर रहे हैं वो करें, करते रहे। क्या हिंदुस्तान को इसमें इंटरवीन जी, क्या हिंदुस्तान को इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि दुनिया का 20% तेल गुजरता होगा, हमारा तो वहाँ से 30% गुजरता है, हमारा वहाँ से 40% नेचुरल गैस गुजरती है, 30% फर्टिलाइजर गुजरते हैं, 30% हीलियम गैस गुजरती है और LPG तो 80% गुजरती है। हमने अपनी दूरदर्शिता से किसी तरह अब तक कंट्रोल किया, लेकिन आने वाला समय हमारे लिए खतरनाक है। क्या हमारी इंडियन नेवी कैपेबल नहीं है कि हम जाएं और हम हॉर्मुज कंट्रोल खुलवाएं? समय बदल चुका है, देश काल पात्र के हिसाब से चीजें बदलती हैं। आज की तारीख में सऊदी अरबिया और होने के बाद अटैक किए ईरान सर, लेकिन जब ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब ट्रंप कार्ड चलेंगे और अमेरिकन नेवी हॉर्मुज स्ट्रेट को अपने कब्जे में लेगी, आप इस बात पर यकीन कर पा रहे हैं ये संभव है अमेरिका के लिए? हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल कर पाना संभव है क्या अमेरिकन नेवी के लिए? बिल्कुल संभव। अब ईरान के लिए संभव नहीं है क्योंकि ईरान ने जो माइंस लगाई है उसको खुद पता नहीं है कि वो कहाँ चली गई है। उसमें एंकर्ड माइन है, उसमें ड्रिफ्टिंग माइंस है, उसमें मैग्नेटिक माइंस है, उनका रिकॉर्ड नहीं है। जो माइंस लगाने वाले थे उनको मार दिया गया है। ऐसे समय में उन माइंस को केवल टेक्नोलॉजी के आधार पर ब्रिटेन हटा सकता है, हम हटा सकते हैं। ठीक है, उधर 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं एम्बेसडर मंजू सेठ के पास जाऊंगी। हाँ, उधर 30 सेकंड्स में रिस्पॉन्ड करिए। मुझे समझ ही नहीं आता कि अमेरिका हर जगह अपनी टांग क्यों अड़ाए दे। उसको क्यों लगता है कि वो हर जगह पे अपनी सुप्रीमेसी दिखा सकता है। अब तक ऑयल पेट्रो डॉलर्स में जो डील होता है वही दुनिया के लिए एक इस वक्त परेशानी का बायस बन चुका है। ईरान इस वक्त अपनी अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रहा है और अपनी प्रोटेक्शन भी कर रहा है और ये बॉर्डर ईरान और ओमान दोनों कंट्रीज के साथ जुड़ता है। दोनों कंट्रीज मिलकर इसको कंट्रोल कर सकती है। अमेरिका तो इसके ऊपर कंट्रोल किस हिसाब से आ सकता है? अमेरिका
मैं कह रहा हूँ कि क्या इसलिए नहीं, लेकिन हुदा जरीवाला क्या ईरान दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या पूरी दुनिया को ब्लैकमेलिंग नहीं है? ये प्रेशर क्रिएट करने के लिए खोल दिया जाए। इंटरनेशनल वाटर्स है मैम, वो इंटरनेशनल रूट है, वो इंटरनेशनल रूट है, वो आप सोच सकते, लेकिन फिलहाल इस वॉर के बाद जो अनप्रोवोक थी, जो प्रीएम्प्टिव अटैक्स हुए थे, उसके बाद ईरान का ये सोचना बिल्कुल सही है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया, हमारा नेवल एक्टिविटीज वहां पे नहीं हमारे ऊपर कंट्रोल रहेगा, कोई भी आके वहां उनके ऊपर बैठ जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ईरान के पास टॉकिंग पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अमेरिका और इजराइल ने जो अनप्रोवोक अटैक किए ईरान के ऊपर, ठीक है, उसकी वजह से ये हो रहा है। ओके, एम्बेसडर मंजू सेठ, ओके मैम, योर पॉइंट टेकन। एम्बेसडर मंजू सेठ, क्या डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन ये जज नहीं कर पाया कि आप ये सोच रहे हैं कि आप 10 दिन में ईरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन वॉर 40 दिन के ऊपर चला गया? और मैम ये सवाल मैं उस पर्सपेक्टिव में बात करूंगी। मुझे याद है जिस दिन पहला दिन स्ट्राइक हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने पहला मीडिया एड्रेस किया, उन्होंने ये कहा कि मैं ईरान की जनता को कहना चाहता हूं कि ये आपके लिए मोमेंट ऑफ फ्रीडम है। शायद उनको ये लगा कि ईरान की जनता अपने रजीम के खिलाफ विद्रोह कर देगी और एक गृह युद्ध की स्थिति भीतर ईरान में बन जाएगी और वहां की सरकार को या वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को आप अनस्टेबल कर देंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं रियलिटी में। क्या ये परखने में, ये पढ़ने में चूक गया अमेरिका? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने ईरान की स्ट्रेंथ और उनका जो कंट्रोल है अपनी जनता पे, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। और वो सोच रहे थे कि एक विद्रोह हो जाएगा, इंटरनल सिविल वॉर हो जाएगी और रेजिम के अगेंस्ट सब लोग खड़े हो जाएंगे। आई थिंक वो हुआ नहीं और उम्मीद भी कम ही थी, आई थिंक, बिकॉज द वे द स्ट्रक्चर इज, वहाँ के जो रेजिम का जो स्ट्रक्चर है, उन्होंने अपनी लेयर्स के ऊपर लेयर्स, अपने डिफरेंट कमांड्स की लेयर्स बनाई हुई हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की कमांड के लेयर्स बनाई हुई हैं। तो ये बहुत मुश्किल था कि एक लीडरशिप को हटा दीजिए तो और कोई नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने पूरा अपना ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ था वहाँ पे ईरान ने कि वो बिल्कुल इसको, क्योंकि उनको पता है कि ये अटैक्स बहुत दिनों से बात हो रही है कि ईरान को चेंज हो, ये हो, तो उन्होंने अपना पूरा बंदोबस्त आई शुड से किया हुआ था। और साथ में ऑफ कोर्स अमेरिका के जो गोल्स थे, और जैसे और वक्ताओं ने भी कहा कि regime change was one objective, but एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि वहाँ का न्यूक्लियर प्रोग्राम और जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर रोक डाली जाए, फिनिश किया जाए। तो आई थिंक मैम इसी का एक सब्सिडरी क्वेश्चन और है आपसे, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में घिर गए हैं, अमेरिका के भीतर भी युद्ध का और हमले का विरोध हो रहा है, और खासतौर पर जिस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म किया गया, ईरान में स्कूल पर जहां पर बच्चों की मौत हुई, उसको लेकर अमेरिका में बड़ा रोष है जो जिसका सामना डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको इन्फॉर्म कर रहा है कि अब हमें एक एग्जिट प्लान देखना होगा। तो सवाल मैम यहां पर यह है, क्या बातचीत की टेबल पर आना अब अमेरिका की मजबूरी बन गई थी मोर देन ईरान? आई थिंक बिल्कुल अमेरिका को बिल्कुल दे वांट टू एग्जिट, और बहुत दिनों से हम उनसे स्टेटमेंट सुन रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स ऑल द टाइम, बट वो एग्जिट करना चाह रहे थे और एग्जिट रैम्प की भी बात हो रही थी और कैसे निकला जाए इसमें से, और ये टॉक्स आई थिंक उसी के संदर्भ में होल्ड किए गए हैं। लेकिन क्योंकि उनको लगा कि पाकिस्तान ने उनको इंश्योर किया होगा शायद कि वो फैसिलिटेट कर रहे हैं और दोनों साइड्स मानने को तैयार हैं, एंड दे विल बी, और ईरान से भी बातचीत की, उनको लगा कि शायद समाधान निकले, बट इट डिडंट हैपन। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। देखिए किस तरह से ग्लोबल सिनेरियोज में बदलाव होते हैं, और एक तरफ डिप्लोमेटिक चैनल्स की बात सब कर रहे हैं, लेकिन इजराइल और तुर्की में टकराव बढ़ा। बेंजामिन नेतन्याहू के बयान से तुर्की नाराज है और राष्ट्रपति ने इजराइल को धमकी दे दी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने कहा है कि सीज फायर के दिन ही इजराइल ने सैकड़ों निर्दोष लेबनानी नागरिकों की हत्या कर दी, जो बेहद निंदनीय है, और उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खून और नफरत में अंधे हो चुके हैं। एर्दोगान ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को रोकने में पाकिस्तान की मध्यस्थता नहीं होती तो तुर्की इजराइल को उसकी हैसियत दिखा देगा। दरअसल बीती रात नेतन्याहू ने तुर्की पर आरोप लगाया था
और उन्होंने कहा था कि एर्दोगान कुर्दिश हत्यारों को पनाह दे रहे हैं। और इसी को लेकर देखिए टकराव की स्थिति ये हो गई है जहां पर दोनों नेताओं ने बड़े ही कड़े शब्दों में एक दूसरे को मैसेजिंग की है और नफरत की बात यहां पर हो रही है। खून से आपके हाथ रंगे हुए हैं, इस तरह की शब्दावली का जो है प्रयोग हो रहा है। प्रोफेसर अहमद सूरतवाला, ये जो नया फ्रंट खुल रहा है बातचीत का, जो ये नया फ्रंट खुल रहा है टकराव का, इसे आप किस नजर से देखते हैं? जी, मैं ये कहना चाहूंगा इस बारे में कि इसराइल जब से उसका वजूद हुआ है उसके किसी पड़ोसी के साथ में ऐसा वक्त नहीं रहा है कि उसकी जंग न रही हो। जंग चलती रही है। 1979 के पहले तक के इवन इजिप्ट और दूसरी कंट्रीज के साथ में भी इन लोगों की जंग हमेशा चलती रही है। इसराइल के बारे में एक चीज ये मशहूर है कि इसराइल का वजूद और उसका एग्जिस्ट करना जंग के साथ ही हो सकता है, कभी ऐसा नहीं है कि वो जंग के बगैर उसका वजूद बाकी रहे। तो इसराइल उसका वजूद इसी में है कि वो किसी ना किसी से लड़ते रहे। जहां उसका वजूद लड़ाई के साथ में जुड़ा हुआ है, आज उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी ये चाहता है कि उसके ऊपर जो करप्शन के आरोप हैं उससे अपने आप को बचाने के लिए जंग का ऑक्सीजन अपने लिए प्रोवाइड करता रहे। वो अपने इलेक्शन को जीतने के लिए और अपनी पब्लिक को कि जिनसे वो वादे करते रहे हैं बहुत सारे, और उन वादों में से किसी में वो कामयाब नहीं हो पाए हैं, अब फिर वादा करते हैं इलेक्शन के लिए, तो वो इलेक्शन के लिए और अपने आप को करप्शन से बचाने के लिए जंग, ये बड़ा पॉइंट है जो प्रोफेसर सूरतवाला कह रहे हैं। कर्नल टीपी त्यागी, ये आरोप ईरान भी लगा रहा है और ये ग्लोबल मंच पर भी ये चर्चा हो रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि उन्हें अपने घर के भीतर अपनी जनता का सामना करना है, जो चार्जेस उन पर लग रहे हैं उन पर से ध्यान हटा रहे, तो जंग ज्यादा सूट करती है। ये ईरान का बड़ा आरोप है। आप कैसे देखते हैं इस आरोप को? अरे भाई, आरोप मुझे ये बताइए कि इजराइल के ऊपर लोगों ने हमले किए या इजराइल ने किए हैं? इजराइल एक छोटा सा देश है। मजबूरी ये है कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया और वो धमकी देता है कि हमारा पहला उद्देश्य इजराइल को, यहूदियों को इस धरती से मिटा देना है, एनिहिलेट करना है, और उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक किया, तो इजराइल के पास छोटा सा देश होने के कारण सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं बचेगी। तो वो क्या करे? उसे अपने अस्तित्व के लिए 48 से लेके आज तक देख लीजिए, चारों तरफ जो मुस्लिम देश हैं इन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक किया। इजराइल ने तो बाकायदा इजिप्ट का सिनाई आइलैंड जीता, उसने जॉर्डन जीता, उसने सीरिया के गोलन हाइट जीते और काफी कुछ वापस भी कर दिया। उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि साहब इजराइल ये कर रहा है। इजराइल का वो बात तो मान सकते हैं कि जो ह्यूमैनिटेरियन वाला पॉइंट है, लेकिन अभी भी उसने ये कह दिया है कि मैं लेबनान में अटैक नहीं करूंगा। उन्होंने कहा है मैं बैरूत पे अटैक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ साउथ लेबनान में। प्रोफेसर सूरतवाला इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे सर, बोलिए प्रोफेसर सूरतवाला। मैं त्यागी साहब को सिंपल ये बताना चाहूंगा कि थोड़ा अगर हिस्ट्री को हम देखें तो 1948 से लेकर उसके बाद से इसराइल वो है जिसने अपने तमाम पड़ोसियों पर हमला किया है। लुबनान की अच्छी खासी जमीन और बैरूत तक के कब्जा किया था उसने। मिस्र के ऊपर उसने कब्जा किया बहुत बड़ी जमीन के ऊपर। गोलन हाइट्स आज तक के उसके कब्जे में है। फिलिस्तीन की इवन वो जगह के जो यूएन के मुताबिक फिलिस्तीनियों का हिस्सा है, वहां पर वो अपने शेल्टर बनाकर रख रहा है। ये कैसी बात कर रहे हैं कि इसराइल ने हमला किया है? जी सर, पहला अटैक किसने किया? जिसने जमीन पर कब्जा किया है नाजायज। पहला अटैक उसका है जिसने नाजायज कब्जा किया है जमीन के ऊपर। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान का बयान आया है बातचीत फेल होने पर। ईरान का बयान है पड़ोसी देशों से बातचीत जारी है और डिप्लोमेसी कभी खत्म नहीं होती है, राष्ट्रीय हित में बात होगी। ईरान ने यह कहा है कि डिप्लोमेसी कभी खत्म नहीं होती और बातचीत अभी जारी है। IRNA न्यूज एजेंसी से बातचीत में जो निकलकर सामने आया उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। डिप्लोमेसी नेवर एंड्स, कूटनीति कभी खत्म नहीं होती, डिप्लोमेटिक चैनल खुला रहेगा और राष्ट्रीय हित में बात होगी। तो देखिए, JD वैंस ने जब अमेरिका की तरफ वापस लौटे तो उससे पहले प्रेस को उन्होंने ये बताया कि ईरान को हमसे ज्यादा जरूरत है बातचीत की। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान नहीं झुकता तो फिर हम ट्रंप कार्ड चल देंगे, और इस बीच ईरान ये कह रहा है कि राष्ट्रीय हित में ही बात होगी। एम्बेसडर मंजू सेठ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ईरान का। वो ये कह रहे हैं कि बातचीत जारी है, डिप्लोमेटिक चैनल खुला हुआ है, लेकिन मैम अगर बातचीत परमाणु प्रोग्राम पर अटकी है और अमेरिका ये कह रहा है कि आपको सौंपना होगा, तो कैसे बात बनेगी इस विषय पर? बिल्कुल, दोनों के जो व्यू पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी हैं।
आई थिंक जब तक उसके कोई मीटिंग पॉइंट नहीं बनेगा, कोई भी बात डिप्लोमेटिक चैनल या डिप्लोमेटिक बातें मुझे लगता है सक्सेसफुल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अगर दोनों अपने पॉइंट्स पे अड़े रहेंगे तो नेगोशिएशन क्या है? गिव एंड टेक होगा तभी तो नेगोशिएशन आगे बढ़ेगा। जो मैं देख रही हूँ इसमें रेड लाइंस जो हैं बड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग दोनों साइड्स ने इंडिकेट किए, और आई थिंक इसमें अगर ऐसा ही चलता रहा बहुत अच्छी बात है कि डिप्लोमेटिक डायलॉग आगे जारी रहेगा। लेकिन अगर दोनों साइड्स अड़े रहेंगे और बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी कहीं से भी नहीं दिखेगी, ना यूएस की तरफ से ना ईरान की तरफ से, मुझे लगता है और इजराइल ऑफ कोर्स वो भी इसमें एक पार्टी है, चाहे बिहाइंड द सीन्स होंगे या जो भी है, जब तक नेगोशिएशन में थोड़ा गिव एंड टेक नहीं होगा, थोड़ा सा आप अपना पोजीशन सही ऐसे बैक ट्रैक नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत, आई एम नॉट सेइंग गिव ऑल स्पेस, बट लिटिल बिट ऑफ गिव एंड टेक हैज टू बी देयर फॉर एनी नेगोशिएशन सक्सेसफुल। तो मुझे लगता है कि ये मैं प्रोफेसर सूरतवाला के पास जाऊंगी, लेकिन आरजू एक रिएक्शन आपका इस पर, फिर मैं अगले गेस्ट पर जाऊंगी। आरजू काज़मी, चलिए आरजू है नहीं अभी हमारे साथ। प्रोफेसर अहमद सूरतवाला, बार बार इजराइल की तरफ से ये कहा जाता है कि ईरान उनकी सेफ्टी, उनकी संप्रभुता और उनकी लैंड के लिए, उनके अस्तित्व के लिए खतरनाक है। हिजबुल्लाह को सपोर्ट, हमास को सपोर्ट, हुती को सपोर्ट, जो आप लोगों की तरफ से जो ऑक्सीजन उनको सप्लाई होती है, जो खाद्य पानी उनको दिया जाता है, ये इजराइल की एक बड़ी चिंता है। इजराइल हमेशा इस बात को प्रमुखता से कहता है कि जब आप इनको इतना सपोर्ट करते हैं, उनको असला देते हैं, उनको लड़ने का साजो सामान देते हैं, ऐसे में अगर परमाणु संपन्न हो गए आप, तो आप तो इजराइल को ओवरनाइट खत्म कर देंगे। ये बड़ा आरोप है उनका आप पर। देखिए, ईरान ने अभी ये 40 दिन की जंग में ये बता दिया है कि उसके पास परमाणु हथियार से बड़ा एक हथियार है जिसको वो वेपनाइज कर सकता है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसकी वजह से हम अमेरिका की बौखलाहट और फिर अमेरिका के जंग शुरू करने की वजह से दुनिया के नुकसानात को हम देख रहे हैं। ये एक पॉइंट है। लेकिन जो आपने पहला सवाल किया कि ईरान ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, मुझे कुछ मिनट दीजिएगा प्लीज। सबसे पहला पॉइंट मैं ये कहूंगा कि जब इसराइल ने कब्जा किया लुबनान की जमीन पर, तो लुबनान से इसराइल को निकालने के लिए वहां पर एक मूवमेंट तैयार होता है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। जब इसराइल ने यूएन की करारदाद को भी और यूएन के बिल्स को भी, रेजोल्यूशंस को उसने कबूल न करके फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा करना शुरू किया, तो वहां पर लोग खड़े होते हैं जिनका नाम है हमास। ये लोग उस जगह को आजाद कराने की लड़ाई कर रहे हैं जिस पर इसराइल का नाजायज कब्जा है। जब इसराइल ने अपने नाजायज कब्जे को बढ़ाना शुरू किया, तो वहां पर मूवमेंट शुरू होते हैं अपनी जमीन की आजादी के लिए, और ईरान सपोर्ट करता है, इन लोगों को खुलकर सपोर्ट करता है, और वो ये कहता है कि वो नेशंस, वो लोग के जो पीड़ित हैं, जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जिनको घरों से निकाला जा रहा है, सर, मारा मेरा जा रहा सवाल है, आपसे ये है, हम उनके साथ खड़े हुए प्रोफेसर साहब, हैं। मेरा सवाल आपसे ये है सर, बड़ा आरोप उनका ये है कि आप परमाणु संपन्न हो गए, और वो परमाणु संपन्न होकर आपने सप्लाई कर दिया हिजबुल्लाह को, हुती को, तो जो हालात होंगे जमीन पर वो क्या होंगे इसका अंदाजा है। इसीलिए वो मानवता के लिए खतरा बता रहे हैं इस इंटेंट को। सबसे पहले जिसने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर हमला किया है, जिसने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर हमला किया, उसको ये बोलने का हक नहीं है। दूसरा, इसराइल एनपीटी के अंदर नहीं है, इसराइल के पास न्यूक्लियर बम पाए जाते हैं, उनको भी ये बोलने का हक नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर ऑलरेडी एक बार से ज्यादा ये कह चुके हैं, ऑफिशियल स्टैंड है, अमेरिकन CIA और अमेरिका की इंटेलिजेंस इस बात को कई बार राइटिंग में कह चुकी है कि ईरान के पास बम बनाने का कोई सबूत नहीं मिल रहा है। ये एक फॉल्स फ्लैग है जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ईरान के सुप्रीम लीडर और इनकी इंटेलिजेंस सब मानती है कि कर्नल त्यागी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। सर, आ रही हूं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है ऑस्ट्रेलिया। जी सर, आ रही हूं आपके पास। ऑस्ट्रेलिया का रिस्पॉन्स आया है बातचीत बेनतीजा होने के बाद। बातचीत फेल होना डिसअपॉइंटिंग है, निराशाजनक है। ऑस्ट्रेलिया ने यह स्टेटमेंट दिया है और दोनों देशों को बातचीत करनी चाहिए, कूटनीति से सीजफायर जारी रहना चाहिए, जंग से दुनिया के आर्थिक हालात बिगड़ रहे हैं। तो देखिए, एक मुश्किल तो ये पैदा हो ही गई है, क्योंकि जिस बात का जिक्र मैंने आज अपने प्रोग्राम की शुरुआत में किया कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है 2 साल 3 साल से, लेकिन उसकी आंच लोगों के घरों तक इस तरह से नहीं पहुंची जैसे इस युद्ध की पहुंची है। आपके घरों के किचन तक इसकी आंच पहुंची है। इसके अलावा ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसमें ईंधन का दाम बढ़ना, उसमें व्यवस्थाओं का बिगड़ना, इसीलिए पूरी दुनिया इस वक्त चिंता में है, क्योंकि हॉर्मुज से जो सप्लाईज होती हैं वो ब्लॉक हो गई हैं। और कर्नल त्यागी, इसीलिए दुनिया के अलग अलग देश बार बार बातचीत के टेबल पर आने के लिए कह रहे हैं और निराशा जता रहे हैं कि देखिए फेल हो गई टॉक्स। लेकिन सवाल फिर वही है कि कौन कितना ईमानदार था टॉक्स के लिए, और जब परमाणु प्रोग्राम को लेकर ही इतना बड़ा पेंच फंसा हुआ है जिसकी वजह से युद्ध शुरू हुआ, तो सर तस्वीर में बदला तो कुछ है ही नहीं।
नहीं, जो वार्ता हुई उस वार्ता में जन्मजात विकलांगता थी। दरअसल में ये वार्ता हुई पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने ईरान को बताया कि देखिए इसमें तो उसका लेबनान का इशू शामिल है, और अमेरिका को बताया कि उसमें लेबनान का इशू शामिल नहीं है, और उसने सोचा कि शायद में बातचीत कर लेंगे। ये क्रेडिबिलिटी है। दरअसल में षड्यंत्र, झूठ, आतंक और चंदे पे चलने वाले पाकिस्तान की वजह से ये हुआ। अगर ये किसी और देश के अंदर वार्ता हुई होती तो शायद इतनी जल्दी ये फेल ना होती। मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये फेल नहीं हुई, यूं कहिए कि ये सफल नहीं हुई। ईरान की तरफ से एक अच्छा स्टेटमेंट आया है कि डिप्लोमेसी के चैनल हमेशा खुले हुए हैं, हो सकता है कि इसके ऊपर अमेरिका भी बात करे। लेकिन अभी जो भाई साहब बात कर रहे थे कि ईरान ने तो कहा था खोमेनी ने कि हम बम नहीं बनाएंगे। अरे भाई साहब, फिर आपको 60% तक यूरेनियम को एनरिच करने की क्या जरूरत थी? आप जो चाइना से प्लेनेटरी मिक्सर मंगा रहे थे वो किस लिए मंगा रहे थे? जो सेंट्रीफ्यूज मंगा रहे थे वो किस लिए मंगा रहे थे? इसलिए ना, वरना तो आपका तो 4% से काम चल जाता 20 के लिए, और 20% से काम चल जाता रिसर्च के लिए। लेकिन आपने 60% उसको एनरिच किया, और वो भी IAEA के जो इंस्पेक्टर थे उनको इंस्पेक्शन करने से मना कर दिया। तो क्या इससे इंटेंशन क्लियर नहीं होती? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भाई इम्प्लीकेशन समझी जाती हैं। आप कहिए कुछ भी, लेकिन जी प्रोफेसर सूरतवाला सर, आप इस पॉइंट पे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? हाँ प्रोफेसर सूरतवाला बोलिए। मैं दोनों पॉइंट का जवाब दूंगा, 60% पे भी जवाब दूंगा, IAEA वाले पॉइंट पे भी जवाब दूंगा। ईरान ने 60% इन्वेस्टमेंट किया है। कब किया? जब ट्रंप ने आकर उस डील को फाड़ कर फेंक दिया जो ओबामा के जमाने में हुई थी, और ईरान के ऊपर यह प्रेशर बनाने की कोशिश की गई कि तुमको सिर्फ 0% इन्वेस्टमेंट रखना है, और इवन तुमको ये राइट नहीं है कि तुमको इन्वेस्टमेंट। वन सेकेंड त्यागी जी, मुझे बोलने दीजिए बात। मैडम आप प्लीज मुझे बोलने दीजिएगा। दूसरा, ईरान ये बताना चाहता था, और ईरान ने ओपन इस बात को कहा है कि अगर तुम ये समझते हो कि हम बम बना नहीं सकते हैं तो तुम ये गलत समझते हो। 60% करके वो ये बता रहे हैं हम बना सकते हैं लेकिन हम नहीं बनाना चाहते हैं। और रही बात ये IAEA वाला पॉइंट जो आपने पूछा है, कब से ईरान ने उनके इंस्पेक्शन को मना किया है? मैडम ये मेरे बीच में, कब से IAEA के इंस्पेक्शन को ईरान ने मना किया है? जब जून में अमेरिका ने ईरान के ऊपर और इस्राइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, तब से IAEA को आने से मना किया है। वरना सबसे ज्यादा IAEA जो इंस्पेक्शन करता है, इंस्पेक्शन का 75% सिर्फ ईरान का इंस्पेक्शन वो करता है। ईरान की तरफ से कभी भी मना नहीं था, जून की जंग के बाद से मना हुआ है। ठीक है सर, एक बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण लेबनान में इजराइल ने अटैक किया है। इजराइल के हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिणी लेबनान के टायर जिले के मारूब कस्बे में इजरायली हवाई हमले में 6 लोगों की मौत हो गई। लेबनान की आधिकारिक नेशनल न्यूज एजेंसी के अनुसार इस हमले में कई और लोगों के भी घायल होने की आशंका है। 6 लोगों की मौत की खबर वहां से आ रही है। हुदा जरीवाला जी, मुझे सबसे पहले त्यागी जी से ये पूछना है कि वो प्रो इजराइल किस हिसाब से बात कर रहे हैं? जिस इजराइल ने अपने अस्तित्व जिस दिन से उसका हुआ है उस दिन से लेके आज तक उसने पूरे मिडिल ईस्ट के लिए पूरी दुनिया नासूर बना हुआ है। वो सिर्फ जंग करता है, जेनोसाइड करता है। आपको क्या फलस्तीनी बच्चों के ऊपर जो 2 साल से जेनोसाइड हो रहा है दिख नहीं रहा है? लेबनान में जो इनोसेंट सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं वो दिख नहीं रहा है। इजराइल दुनिया का दुश्मन है, मिडिल ईस्ट का दुश्मन है। आप इजराइल की बात क्यों कर रहे हैं? जितनी वॉर्स हुई हैं मुझे बोलने दीजिए। वन बाय वन प्लीज। अच्छा एक मिनट, मेरी अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, हुदा आपसे भी, कर्नल त्यागी आपसे भी, प्लीज। हुदा प्लीज पर्सनल टिप्पणी मत करिए, पॉइंट पे बात करिए, ठीक है? पॉइंट पर पर्सनल टिप्पणी नहीं। जी सर, ठीक है। अब ये भी गलत, मैंने पर्सनल टिप्पणी, हाँ मैं वही कह रही हूँ कर्नल त्यागी, मैं यही बात कह रही हूँ कि ठीक है 1 बाय 1 बोलेंगे। खुदा आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में कर्नल त्यागी के पास जाऊंगी। ओके 1 बाय 1 प्लीज, आई रिक्वेस्ट। 1948 अरब इजराइल वॉर, उसके बाद फलस्तीन फिदाइन इंसर्जेंसी, स्विस कैनाल अक्टूबर 1956, उसके बाद 6 डे वॉर 1967, वॉर ऑफ अमेरिका 1967 to 1970, यॉम किपर वॉर अक्टूबर 1973, फलस्तीन इंसर्जेंसी इन साउथ लेबनान 1971 to 82, 1982 लेबनान वॉर, साउथ कॉन्फ्लिक्ट जो लेबनान में हुआ था 82 to 2000, फर्स्ट इंफादा 87 to 93, सेकंड इंफादा 2000 to 2005,
इजराइल हिजबुल्लाह कॉन्फ्लिक्ट 2006, गजा वॉर जो 2008 से 2009 से चल रहा है, उसके बाद 2012 का गजा वॉर, 2014 का गजा वॉर, सीरियन सिविल वॉर, 2021 का इजराइल पैलेस्टाइन क्राइसिस, फिर गाजा वॉर, फिर इजराइल इन्वेजन ऑफ लेबनान जो सितंबर से अक्टूबर 2024 में हुआ है, उसके बाद इजरायली इन्वेजन ऑफ सीरिया 2024 से लेके आज तक, और फिर 2026 का ईरान वॉर और 2026 का लेबनान वॉर। ये पूरी वॉर इजराइल जब से अपने अस्तित्व में आया है सिर्फ और सिर्फ पूरे मिडिल ईस्ट, पूरी दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम, एक जेनोसाइड स्टेट है वो। अगर हम इजराइल के खिलाफ नहीं बोल सकते, इट इज हाईली क्वेश्चनेबल। ठीक है, मैं आपकी इस बात पे एम्बेसडर सेठ से भी बात करूंगी।